हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा पेट एग्जाम 2023 का सीरीज नंबर 4 है, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके व करंट अफेयर्स के जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ताकि सभी टॉपिक से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने हैं, यानी 50% वेटेज इसी का है। इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों युवराज सिंह है। कौन है? युवराज सिंह। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ कोई भी दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं आएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस वर्ष 2022 का, ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दोस्तों, क्वेश्चन है किसको वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 22 का दोस्तों ध्यान देंगे, 23 में दिया गया, यानी एक साल के बाद दिया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन नहीं है। 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 23 में दिया गया है जाके। तो किसको दिया गया दोस्तों? एनी एनोक्स को दिया गया है। किनको? एनी एनोक्स को। ध्यान देंगे, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से की गई थी। कब से? 1901 से। ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस नेता की पुण्य तिथि पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नेता की पुण्य तिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? राइट आंसर क्या होगा? अरुण जेटली। कौन दोस्तों? अरुण जेटली। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशन के नाम दोस्तों चेंज किए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखेंगे। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है किस नेता की पुण्यतिथि पर? तो अरुण जेटली के। और यहाँ पे एक स्टाफ फैक्ट बनता है दोस्तों कि फिरोज शाह, जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। प्रमुख ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चंस भी दोस्तों पूछे जाते हैं और बराबर पूछे ही जाएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन है? तो वो कर्नाटक है। कौन है दोस्तों? कर्नाटक है। और उप विजेता की बात करें तो मेघालय है। ध्यान देंगे, संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कर्नाटक है, उप विजेता मेघालय है, और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण ट्रॉफीज देखेंगे जहाँ से कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे अब दोस्तों, महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से ली गई हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, अजलान शाह कप, चैंपियन ट्रॉफी और आगा खा कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। उसके बाद दोस्तों संतोष ट्रॉफी, जो हमारा क्वेश्चन था, आशुतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये तीनों ध्यान देंगे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। उसके बाद दोस्तों थॉमस कप, बार बार पूछा था, थॉमस कप, आगा खा ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, अजलान शाह कप। ध्यान देंगे तो थॉमस कप और सदी रमन कप, ये दोनों किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जिन्हें की मरणोपरांत सम्मानित किया गया, प्रथम भारतीय व्यक्ति बताने हैं। तो कौन है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? क्योंकि भारत के, तो वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2024 अगस्त 2021 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान देंगे आप लोग। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उसके बाद
प्रथम महिला भारत रत्न से सम्मानित वो कौन है दोस्तों? इंदिरा गांधी हैं। तो महिला कौन है? इंदिरा गांधी हैं। और पुरुष कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 24 अगस्त 2021 दोस्तों या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके व करंट अफेयर्स से दोस्तों सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। दोस्तों हार्नबिल बताना है त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS में। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क को हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। अब दोस्तों हमें बताने हैं कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यानी नहीं बताने हैं। जब भी आप दोस्तों एग्जाम में बैठे क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। नहीं यहाँ दिया था, ये बिल्कुल भी शब्द हाईलाइटेड नहीं होता है। और हम दोस्तों समय के दबाव में क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, अपने आंसर कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो नहीं बताना है। तो टोटल कितने देश हैं सार्क के? 8 देश हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अब इस पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो भारत है दोस्तों, भारत नहीं होगा। उसके बाद नेपाल भी है, नेपाल के बाद श्रीलंका भी है दोस्तों। एक मिनट ध्यान देंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इस ऑप्शन में टोटल है दोस्तों। हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन से हैं। तो टोटल 8 देश हैं। भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और 8वां अफगानिस्तान है। तो इनमें चारों हैं दोस्तों, यानी जो हमारा ई नंबर यहाँ या तो ऑप्शन दिया जाता वो ना आप दे दिया था। तो टोटल चारों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ये चारों हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। लेकिन हम लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है कि टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सार्क का मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो काठमांडू नेपाल होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कब की गई थी? 1985 में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अंग्रेज भारत से धन लूट के ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना था। ये क्वेश्चन बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा है दोस्तों? यह क्वेश्चन भी अभी हाल ही में SSC MTS में पूछा गया है। कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40, जो कि DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसी में दोस्तों अनुच्छेद जो 40 है वो राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। और यह दोस्तों ध्यान रखेंगे, DPSP जो है ये संविधान का भाग 4 है। उसके बाद ये भी आर्टिकल पूछा गया था दोस्तों, आर्टिकल 44, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? समान नागरिक संहिता से। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाए, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं बताने हैं हमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। ए नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? श्रम की न्यून कार्य क्षमता। तो हमारे देश में देखने को मिलती है प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ये तो हमारा दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये भारत में देखने को मिलती है। उसके बाद प्रति व्यक्ति कम आय, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग जानते हैं भारत में बेरोजगारी कैसी है, यहाँ पे इनकम कैसी है। तो प्रति व्यक्ति न्यून आय यहाँ पे है, GDP का रेट आप लोग देख ही रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति कम आय या न्यून आय, ये भी हमारा यहाँ पे सही होगा, यानी सही आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं बताने हैं। तीसरा क्या है दोस्तों? पूंजी निर्माण की न्यून दर। पूंजी निर्माण की न्यून दर, तो ये भी भारत में देखने को मिलती है। आप लोग जनसंख्या जानते हैं, लगभग 140 करोड़ दोस्तों हो ही चुकी है। तो न्यून दर यहाँ पे है ही पूंजी निर्माण की। लास्ट क्या दोस्तों? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए दोस्तों। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर का यानी मैन्युफैक्चरिंग जो औद्योगिकरण है उसका अभाव है।
कारण यहाँ दोस्तों, यहाँ जो आधुनिक मशीनें नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, उनको डेवलप नहीं करवाया जा रहा है। इस कारण से दोस्तों भारत में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर कौन बनेगा? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये गलत है दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हम लोग कच्चा माल का निर्यात करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो डी नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीतियों को कौन निर्धारित करता है, कौन बनाता है दोस्तों? हम लोग पढ़ते चले यहाँ दोस्तों, SLR दर, CRR दर, रेपो रेट दर, बैंक रेपो रेट दर, NPA, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इस समय इनके गवर्नर कौन है, यानी कि RBI की गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम लोग पढ़ते चले हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन है हमारा। अब थोड़ा सा डिटेल में सुनिए दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। उसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक इसकी हुई थी, किसकी? संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद पुनः बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी नेक्स्ट बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य हो गया था। उसके बाद दोस्तों इसकी अंतिम दोस्तों जिस दिन ये पारित हुआ, अंगीकृत हुआ, वो डेट है 26 नवंबर 1949। और कैबिनेट मिशन प्लान के दिन बनी संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 389 सदस्य, ये भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन जो उपाध्यक्ष चुने गए थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, उन्होंने ही तो की थी, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष पुनः नेक्स्ट बैठक में बनाया गया था 11 दिसंबर को, लेकिन 9 दिसंबर को ही पहली बैठक हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम बतानी। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 9 से 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी थीम बतानी है। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। और इसका लोगो क्या है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। आयोजन यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली, और लोगो जो था वो खिलता हुआ कमल था। क्या था? खिलता हुआ कमल। G20 में टोटल कितने देश हैं? 19 देश। यूरोपीय संघ को मिला लें तो टोटल 20 देश हो जाते हैं। एक नया देश बना है दोस्तों, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, करंट का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया? होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया? आप लोग दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या बनेगा? 1916 में। कब? 1916 में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के प्रयासों से मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे? मद्रास में। कब? 1916 में। किनके प्रयासों से? एनी बेसेंट के। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। सबसे ज्यादा पदक तालिका में कौन सा देश रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। ध्यान रखेंगे। प्रथम स्थान किसका था? क्वेश्चन को पूछा जा सकता है दोस्तों कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। भारत की तरफ से कितने मेडल आए? तो टोटल 1 मेडल, गोल्ड मेडल, वो भी दोस्तों नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा कौन से खिलाड़ी हैं? तो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और इन्हें हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका फुल फॉर्म पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इसका मुख्यालय
नई दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये बताना दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो किसका दोस्तों? बिहार का है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सबसे कम बात की जाए, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। लिटरेसी की बात की जाए, यानी साक्षरता दर की, तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है? केरल है। सबसे कम कौन सा है? तो बिहार है। उसके बाद लिंगानुपात की बात की तो सबसे ज्यादा कौन सा है? केरल है। उसके बाद सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।